पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। ई-कॉमर्स न्यू एफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप्स। क्या B2B ई-कॉमर्स का क्या रिलेशनशिप्स होता है, किस तरह से इनमें एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। B2B ई-कॉमर्स में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन एज इनवाइसेस, परचेजेस एंड ऑर्डर्स। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ऑर्डर्स, परचेजेस, इन सबको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज हैव EDI स्टैंडर्ड्स डिफाइन स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट इंडस्ट्री। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए कि वो ऐसे डाटा इंडस्ट्रीज को फील्ड्स को रखते हैं जिसके अंदर रहते हुए वो फर्दर चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं, काम को देख सकते हैं, कि इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वर्किंग को देख सकते हैं। मोर कंपनीज इंक्रीजिंगली मूविंग अवे फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू इंटरनेट फॉर लिंकिंग टू अदर फंड्स। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सी प्राइवेट जो फंड्स है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो दुनिया की पूरी चंद हिस्सों में नहीं पूरी दुनिया में ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इनकी प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस कैन नाउ इंटरनेट टू लोकेट मोस्ट लो कॉस्ट सप्लायर्स, सर्च ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट, निगोशिएट विद सप्लायर्स, प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन कैटेगरी को देख सकते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि निगोशिएट करते हैं सप्लायर एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड ये डायग्राम आती है। शिपर सप्लायर सिस्टम जो कि सप्लाई करवा रहा है, फर्म सिस्टम जो कि इसको सप्लाई को फर्म करवा रहा है, शिपिंग डाटा, पेमेंट डाटा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कि हम इसकी प्रोडक्शन की इन्वेंट्री जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली, शिपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, प्लेसमेंट को उसके अंदर देखते हुए कैसे वर्किंग करते हैं। कंपनीज यूज EDI टू automate transactions for B2B ई-कॉमर्स एंड कंटिन्यूस इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट आ जाती है कि उनके अंदर रहते हुए हम कैसे बिजनेस को टू बिजनेस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। सप्लायर्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा अबाउट शिपमेंट्स टू परचेजिंग फर्म्स की शिपमेंट्स को देखते हुए डाटा को कैसे परचेज कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लेवल्स को देखते हुए द परचेजिंग फर्म्स कैन use EDI to provide production and inventory requirements and payment data to suppliers के अपने डाटा की इन्वेंटरी स्टॉक्स को देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारी टोटल वैल्यू क्या है या इलेक्ट्रॉनिकली हब्स क्या है, किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स। एक मार्केट के सेलर्स के लिए कितने ही हमारे पास प्लेसेस हो सकती हैं जो कि हमारे पास फ्री हो सकती है सिंगल मार्केट में। इंडस्ट्री ऑनर एंड आर ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट हमारे पास किस तरह से सिस्टम को देखते हुए पूरे इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करता है, जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसैक्शन
अदर सर्विसेज, इस तरह से अदर सर्विसेज को देखते हुए किस तरह से उनकी फीसेस को देखते हैं उनको पे करते हैं। यूज प्राइसेस एस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएट ऑप्शंस आर एफ क्यूज आर फिक्स्ड प्राइस। हाँ जी, इनकी प्राइसेस को देखेंगे, इनको एस्टेब्लिश कराएंगे, इनको निगोशिएट करेंगे, इनकी प्राइसेस को देखते हुए फिर मार्केट में जो वैल्यूज चल रही हैं उनके मुताबिक उनके फिक्स प्राइस कर देंगे। मैनी फोकस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स, बहुत सा फोकस होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर। फिर परचेजिंग करेंगे। मैनी स्पॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग और शॉर्ट टर्म स्पॉट परचेजिंग की हमारी स्पॉट परचेजिंग क्या चल रही है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, किस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, उनके परचेजिंग को कैसे ले रहे हैं। मे सर्व वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। हाँ जी, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मार्केट प्लेस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके मुताबिक की डायग्राम पे। नेट मार्केट प्लेस में कैटलॉग, स्कोरिंग, ऑटोमेटेड परचेजिंग, प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जो सबको देखते हुए काम करते हैं। इस साइड पे सप्लायर्स हैं, दूसरी साइड पे बायर्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उनको डिफरेंट वैरायटीज देते हैं, सोर्सेज देते हैं, उन चीजों को ऑटोमेशन करते हैं, परचेजिंग करते हैं। Net marketplace और online marketplace में multiple buyers can purchase from multiple sellers। यहाँ पे बहुत सारे buyers जो हैं अपने जो multiple purchaser मौजूद हैं उनसे चीजें खरीद सकते हैं। फिर उनके मुताबिक उन चीजों को देखते हुए कि उनकी जो प्राइसेस हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास एक हमने चीज खरीदनी है वो डिफरेंट शॉप्स होती हैं, कपड़ा खरीदना है तो डिफरेंट शॉप्स होंगी, तो देखते हुए जिधर सूटेबल लगेगा हम उधर से खरीदना है। किसी तरह इसमें वर्क करते हैं। अब आते हैं iOS, अच्छा जी, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फीचर्स। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन एडवांस्ड विद एंटिसिपेशन, इट विल बी हेल्ड ऑन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन को देखते हुए किस तरह से वर्क करता है, एडवांस्ड इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं कि इसके साथ में टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, कस्टमर सेलर लिंक करते हैं, एस्टैब्लिश इन टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन में भी फॉर वन ट्रांजैक्शन ओनली, कस्टमर और सेलर जो है वो लिंक कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के साथ, या तो वो 1 to 1 भी हो सकती है, उनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, काम को लेके जा रहे हैं आगे, इस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं। अब आते हैं iOS में भी बिल्ट अराउंड प्राइवेट और पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। ये iOS क्या है, वो बिल्ड कर सकती है अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिकली, ओवरऑल भी जितने भी नेटवर्क्स होंगे। कस्टमर सप्लायर्स परचेज एग्रीमेंट एस्टेब्लिश फॉर डिफाइंड पीरियड और ये सारा उसके मुताबिक उसको रहते हुए वर्क करवाता है कि हमारी जो चीज है वो कैसे वर्क करेगी, काम को कैसे लेके चलेगा, तो उसके मुताबिक ये देखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास and the result in agreements on the nature and format of business documents that will be exchanged and payments। जो हमारे एग्रीमेंट जितने भी चल रहे हैं उसके मुताबिक बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उनको एक्सचेंज करेगा, फिर उनकी पेमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर बिल्ट अराउंड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। हमारे पब्लिकली किस तरह से हम अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सेलर डिटरमाइन in conjunction with the market maker with business transactions they will provide। जहाँ पे business transactions उन्हें provide की जाती है, जिसको बेस बनाते हुए वो काम करते हैं। advanced agreements are made so both parties know which communicate networks will be integral to system के साथ integrate करते हुए वर्क करते हैं। customers and sellers independently determine which communicate networks they will be in participants electronic market। the network may used vary from transaction to transaction। अच्छा, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट करते हुए वर्क करते हैं। ज्वाइंट गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच पार्टी are formulated so each knows how the system is to be used and when transactions will be submitted and received by each business partner। के जितने भी ज्वाइंट किए जाएंगे ना, गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनको फार्मूलेट करते हैं एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ, ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, उनके लिए हम एक पार्टनर से रिसीव करते हैं चीज़ों को, फिर आगे मूव करवाते हैं। ये हमारे पास काम करता है। और इसमें हमने ज्वाइंट गाइडलाइंस देखी, अब इसमें नॉट ज्वाइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन, हम कहते हैं इसमें गाइडलाइंस हम एडवांस में ड्रा नहीं कर सकते। ये बेस किस पे करती है, B2C एंड अदर्स की जितनी भी बेस है वो हमारे पास इसके ऊपर आती है, ई मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर रहते हुए करते हैं। इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को वर्कआउट करवाया, उनको अंडरस्टैंड किया कि ये हमारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं।
डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अब हमारे पास आता है डीएसएस, डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है, द सेम एज इन MIS इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि MIS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीजें पढ़ी हैं, बिल्कुल उसी के अंदर उसी के लेते हुए बेस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MIS जो कि हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को देखता है, उसके अंदर काम करता है। क्यूरी फैसिलिटी क्यूरी के अंदर क्या है, सब चीजों को आगे से आगे हमने एक्सप्लेन किया। दी डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जितना भी डेटाबेस होता है वो एक या एक से ज्यादा पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। उसके अंदर कलेक्शन बनाता है, रिकॉर्ड्स को सेट करता है, चीजों को बताता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, is a software and program that is to establish, update and use model based to screen and each request for information and determine that the person making the request indeed and an authorized user। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक चीज को एस्टेब्लिश करेगा, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा, या उसके अंदर कोई भी चीज अपडेट करवाना है, हम एक मॉडल बेस को यूज करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे। पर्सन साथ हम एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं जो कि हमने ऑथोराइज्ड यूजर को देखते हुए इनके जिस यूजर को हमने परमिशन दी है उसके मुताबिक ही हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑब्टेन एंड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ यूजर्स। यूजर्स की वो उनको देखेगा, उसके मुताबिक वर्क करवाएगा। एन इफेक्टिव DBMS कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज, जनरल नेविगेशन अमंग रिकॉर्ड, सपोर्ट फॉर अ डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, रिलेशनशिप्स एंड रिपोर्ट जनरेशन आर टिपिकल एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड सेट करना है, रिलेशंस बनाने हैं, या जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन करनी है, सबका एक एग्जांपल इसमें सेट की जाती है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जिसे DBMS बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरी फैसिलिटी में क्या आता है, क्यूरी फैसिलिटी में हम देखते हैं प्रोवाइड द बेसिक टू एक्सेस द डाटा। हम डाटा को कैसे एक्सेस करें, एक्सेप्ट करते हैं, डाटा को डिटरमाइन करते हैं। हाउ दीज रिक्वेस्ट कैन बी फिल्ड, हमने कैसे फिल्ड करनी है रिक्वेस्ट, उनके अंदर क्या चीजें आएंगी। फॉर्मुलेट्स द डिटेल्ड रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, डिटेल्ड क्या होगी, चीजें कैसे चलेंगी, रिटर्न कैसे करेंगे रिजल्ट को टू द यूजर को। हमने क्या क्या चीजें देखी, एक्सेप्ट करवाया अपने डाटा को, और क्या कौन सी रिक्वेस्ट में फुलफिल हो रही है, उनका रिजल्ट क्या है, उनके फॉर्मुलेशन क्या आ रही है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अपना कौन सा रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस के मॉडल्स जो है आर द एलिमेंट्स ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स ऑफ BI एंड PM सिस्टम। अब ये क्या चीजें हैं, इनको पढ़ते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल डायरेक्टरी, मॉडल एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। मॉडल बेस में क्या आता है, वो चीज जो टोटल contain routine, standard and special statistical, financial, managerial and other models that provide the analysis capabilities in the DSS, the ability to invoke, run, change, combine and inspect models. The model in the model base can be divided into 4 main blocks: strategic, static, ऑपरेशनल एंड बेसिक, मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सब रूटीन। अच्छा, मॉडल बेस के अंदर हम लोग टोटली यही कहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ होता है हम उसको देखते हुए रन करवाते हैं, आगे फर्दर फैसिलिटीज को देखते हैं, फर्दर चीजों को देखते हैं। इसके 4 मेन ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, प्रैक्टिकल देखना है क्या चीज को देख रहा है, उसका ऑपरेशनल लेवल देखना है, फिर बेसिक देखना है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनको देखते हैं हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेन्स टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कितनी टूल्स को देखेंगे, मॉडलिंग कमांड्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, अपडेट डेटाबेस, इंटरफेस, मॉडलिंग लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस को हम देखते हुए वर्क करवाते हैं। इसमें मॉडल की लैंग्वेज आ जाती है, क्या किस लैंग्वेज को देखते हुए मॉडल बनाया गया। स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स दिए उनको किस तरह से पॉसिबली कंस्ट्रक्ट करवाया मॉडल के लिए। न्यूरल लैंग्वेज को इसने कहा है। डायरेक्टरी क्या होती है, कंट्रोल करते हैं तमाम मॉडल्स को, सिस्टम में जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में आता है इंटीग्रेशन एंड कमांड्स को देखा जाता है। रूल्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट, डायलॉग मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इन सबको देखते हुए आगे फर्दर वर्किंग करवाई जाती है। सीनियर मैनेजमेंट EIS एंड ESS। अब क्या क्या चीजें होती हैं, बट EIS एंड ESS की 2 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। पहले हम सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स प्रोवाइड सीनियर मैनेजर्स विद अ सिस्टम टू असिस्ट देम इन टेकिंग
स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक के साथ लिया जाता है या फिर टेक्निकल डिसीजन लिए जाते हैं। द पर्पस टू एनालिसिस, कंपेयर एंड हाईलाइट ट्रेंड्स टू हेल्प कनेक्ट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ कंपनी के साथ क्या उनके डिसीजन चलें, किस तरह से आप लोग लेते हुए वर्क करें। दीज आर फॉर्मली इंटीग्रेटेड विद ऑपरेशनल सिस्टम गिविंग मैनेजर टू फैसिलिटी टू ड्रिल डाउन टू फाइंड आउट द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया जिसके ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको ड्रिल डाउन करना है, उसके प्रॉब्लम के अंदर जाना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसी कंडीशन आई है जिसको देखते हुए आपको उसके अंदर जाना पड़ा, उस चीज को सर्च आउट करना पड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए आपको वर्किंग को देखना पड़ा। तो आपने उस चीज के अंदर जाना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जितना डीपली आप उस चीज को सोच सकते हैं, आप सोचें और फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं दो कैटेगरीज आती हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स of top executive, rapid access to timely information and direct access to management report, very user friendly, supported by graphics and provides expectations reporting and drill down capabilities, breakdown data for details, daily reports, corporate trades can be drilled down to find the daily sales in a region or by product or by salesperson। एग्जेक्टिव में क्या आता है, पहली कैटेगरी में ये कंप्यूटर बेस्ड टोटली सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टॉप एग्जेक्टिव में देखे देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, तो स्लो टू स्लो होते आगे से तेजी। यूजर फ्रेंडली है जो कि ग्राफिक्स को प्रोवाइड करता है, अपनी रेपुटेशन को देखता है, इनको ड्रिल डाउन करता है, अपने डाटा को डिटेल्स में लेके जाता है, उनकी कॉपरेट करता है, फिर उसके बाद फाइंड करता है उन डिटेल्स को, फिर आपके प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर रहता है हम लोग चीजों को आगे लेके जाते हैं। कंप्रेसिव सपोर्ट सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड EIS टू इंक्लूड कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस इश्यूज रिजॉल्विंग। हम कैसे आगे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे लेके जाते हैं। एंड देयर वर्क समवेयर बिटवीन अ फाइनल यूजर एंड अदर पार्ट ऑफ DSS एडिशनल टूल्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस एक्सेस टू मॉडल। तो जितना हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इस चीज को कैसे एक्सेस करता है, कितना हमारा फाइनल यूजर को देखेगा, अदर पार्ट आपका जो भी होगा वो कैसे इस चीज को एक्सेस करेगा। ये था एग्जेक्टिव में। वो हमारे एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे वर्क कर रहा है, चीज को आगे से आगे कैसे मूव करवाते हुए लेकर जाता है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM भी बोलते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली हम कस्टमर के साथ इतना रिलेशन रख क्या रहे हैं, उसको मैनेज क्या कर रहे हैं। एक अपना बिजनेस चलाते हुए हमने यही कॉमर्स के रिलेटेड आगे चीजें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है नोइंग द कस्टमर। हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर क्या है, किस तरह हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, या कस्टमर है क्या चीज, किस चीज का नाम है कस्टमर। इन लार्ज बिजनेस टू मैनी कस्टमर्स एंड टू मैनी वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द फर्म। अच्छा, वो कहते हैं कि एक जो आप लार्ज बिजनेसेस जब चलाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर को डील करने का ना, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, राब्ता करने का एक फर्म का डिफरेंट वेज होता है। यानी कि जिस कस्टमर को जो चीज चाहिए होगी वो उसी हवाले से आपसे राब्ता करेगा, उसके हवाले से वर्किंग करते हुए आगे आपकी नई टर्म्स को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसका स्टैंड फॉर भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कैप्चर एंड इंटीग्रेट कस्टमर डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। कैप्चर करेगा और आपके डाटा के साथ इंटीग्रेशन करते हुए कस्टमर के साथ आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा काम कैसे चल रहा है। कंसोलिडेट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा कस्टमर डाटा को, आपका डाटा कैसे कंसोल कर रहा है, डाटा को कैसे आप लोग देख रहे हो, फिर अपने डाटा को कैसे एनालिसिस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस इंटरप्राइज, प्रोवाइड सिंगल इंटरप्राइज व्यू ऑफ कस्टमर। के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को, उनके सिस्टम को देखते हैं, फिर उनके बाद उनके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उनके बाद क्रॉस करते हुए इंटरप्राइजेस को लेके जाते हैं। अब आप सिंगल इंटरप्राइजेस में क्या चीजों को वर्क कर रहे हैं, उनके मुताबिक कस्टमर्स के व्यूज को क्या देख रहे हैं, वर्किंग किस तरह से देखते हुए आगे लेकर चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब एक डायग्राम जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और ये सीआरएम की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड चीज बताई गई है जो मेन चीज है कस्टमर, और उसके ऊपर तीनों चीजों का इफेक्ट होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 1 मार्केटिंग से एंड सर्विसेज। सेल्स क्या होंगी? सेल्स आपको बताएंगे आपका लेवल कैसे चल रहा है, किसी पहले से आपकी सर्विसेज दी है। में टेलीफोन से कि आपने टेलीफोन के थ्रू किस तरह से सेल्स की, इसके थ्रू कैसे सेल्स किए, वेब सेल्स, रिटेल, स्टोर्स के थ्रू कैसे सेल्स को दिया गया, फील्ड सेल्स, अपनी फील्ड्स के थ्रू सेल्स को कैसे आगे बढ़ाया है, अपना एरिया कैसे बताया, है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में हम कंपेन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपेन कैसे करा, उसका कॉन्टेक्ट क्या था, अपने एनालिसिस लेवल क्या चीजें थी। डाटा एनालिसिस की सर्विसेज में आता है कॉल सेंटर डाटा। हमने कॉल सेंटर से अपने जो जितना भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने सर्विसेज को खरीदते वक्त तो हमें कॉल सेंटर से हम रब्ता करके सर्विसेज की ले सकते हैं। फिर वेबसाइट सेल्फ सर्विसेज डाटा के हमने एक वेबसाइट से सेल्फ सर्विसेज लेते हुए कैसे डाटा को एक्सचेंज किया। फिर वायरलेस डाटा के वायरलेसली हम इस डाटा को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। सीआरएम सिस्टम एग्जामिन कस्टमर्स फ्रॉम मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव, मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम इस सिस्टम को कैसे वर्क कराते हैं। द सिस्टम यूज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को देखते हुए कैसे हम अपनी कस्टमर की सर्विसेज, उनकी सेल्स को, उनकी मार्केटिंग को प्लेसेस करते हैं अपने सीआरएम में, और जो कि डाटा को आगे से आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित करता है। कस्टमर्स का रिलेशन बनाता है किस तरह से कस्टमर्स में। अब हम जब इस पे आते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कुछ पैकेजेस हमें मिलते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पहले तो हमें मिलेगा सीआरएम सॉफ्टवेयर पैकेज, और पैकेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग। अब आते हैं इसके अंदर सीआरएम पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पैकेज। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव के मतलब बहुत सी अमाउंट चीजें मिलेगी हमें। तो 3 मॉड्यूल पे जाता है, वो 2 पे जाता है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 एम्प्लॉय पे। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये दो चीजों पे वर्क करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑन कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड सेल्स क्वेट हमारे पास करती हैं जनरेशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्स फॉर ऑटोमेशन में हम देखेंगे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, हमने क्या चीजें सेल आउट की हैं, किस तरह से हमने अपनी जनरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया है, उसके अंदर अपना रिलेशन कैसे बनाया है। उन चीजों को देखते हुए हमने चीजों को कैसे इंक्रीज किया है, काम को कैसे लेकर चले हैं। कस्टमर सर्विसेज, अब कस्टमर की हम सर्विसेज देंगे, इसके अंदर चीजों को देखेंगे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमें एक टेलीफोन की कंपनी है टीसीएल, इसमें हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है। अब इंटरनेट बीच में डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, अगर वो पीछे से सेट कर सकते हैं तो पीछे से कर देंगे, नहीं तो वो बाकायदा हमारे जो होम होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे आके अपना नुमाइंदा भेजेंगे और उसके के जरिए वो चीजों को सेट करवाएंगे। साइनिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कस्टमर जो भी आपका मैनेज करता है ना, जितनी भी चीजें उनको सेंड करता है, आपकी बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज को भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट को देखता है, कामों को चलाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आगे लेकर जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे, तो इसका लास्ट पॉइंट है कैप्चरिंग करता है प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर्स डाटा, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, मेलिंग और ईमेल यूटिलिटी। देखिए इसमें कितनी इसमें चीजें बता दी। नंबर 1 कैप्चर प्रोस्पेक्ट, नंबर 2 कस्टमर्स डाटा शेड्यूलिंग, नंबर 3 ट्रैकिंग डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल्स या मेलिंग या ईमेल्स एक ही चीज होती है। तो कहता है पहले आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, उनको कैप्चर करेगा कि आप किसके ऊपर काम करें, फिर कस्टमर्स का डाटा देखेगा, फिर उनके डाटा के मुताबिक शेड्यूल बनाएगा, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसी डेडलाइन के अंदर रहते हुए वर्क करना है, उसको देखना है, फिर उसको ट्रैक करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उनको कैसे ईमेल करना है, कैसे डाटा को आगे लेके जाना है, मेल कैसे करना है। इस सब चीजों को देखते हुए वो आपके सिस्टम को वर्क करवाता है। इसके अंदर ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो 2 में करते हैं, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज। उससे फर्दर हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू।
डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अब हमारे पास आता है डीएसएस, डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है, द सेम एज इन MIS इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि MIS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीजें पढ़ी हैं, बिल्कुल उसी के अंदर उसी के देते हुए बेस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MIS जो कि हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को देखता है, उसके अंदर काम करता है। क्यूरी फैसिलिटी क्यूरी के अंदर क्या है, सब चीजों को आगे से आगे हमने एक्सप्लेन किया। दी डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जितना भी डेटाबेस होता है वो एक या एक से ज्यादा पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। उसके अंदर कलेक्शन बनाता है, रिकॉर्ड्स को सेट करता है, चीजों को बताता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, is a software and program that is to establish, update and use model base to screen and each request for information and determine that the person making the request indeed and an authorized user। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक चीज को एस्टेब्लिश करेगा, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा, या उसके अंदर कोई भी चीज अपडेट करवाना है, हम एक मॉडल बेस को यूज करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे। पर्सन साथ हम एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं जो कि हमने ऑथोराइज्ड यूजर को देखते हुए इनके जिस यूजर को हमने परमिशन दी है उसके मुताबिक ही हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑब्टेन एंड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ यूजर्स की वो उनको देखेगा, उसके मुताबिक वर्क करवाएगा। एन इफेक्टिव DBMS कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी मैनेजरियल एक्टिविटीज, जनरल नेविगेशन अमंग रिकॉर्ड, सपोर्ट फॉर अ डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, रिलेशनशिप्स एंड रिपोर्ट जनरेशन आर टिपिकल एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड सेट करना है, रिलेशंस बनाने हैं, या जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन करनी है, सबका एक एग्जांपल इसमें सेट की जाती है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जिसे DBMS बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरी फैसिलिटी में क्या आता है, क्यूरी फैसिलिटी में हम देखते हैं प्रोवाइड द बेसिक टू एक्सेस द डाटा। हम डाटा को कैसे एक्सेस करें, एक्सेप्ट करते हैं, डाटा को डिटरमाइन करते हैं। हाउ दीज रिक्वेस्ट कैन बी फिल्ड, हमने कैसे फिल्ड करनी है रिक्वेस्ट, उनके अंदर क्या चीजें आएंगी। फार्मूलेट्स द डिटेल्ड रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, डिटेल्ड क्या होगी, चीजें कैसे चलेंगी, रिटर्न कैसे करेंगे रिजल्ट को टू द यूजर को। हमने क्या क्या चीजें देखी, एक्सेप्ट करवाया अपने डाटा को, और क्या कौन सी रिक्वेस्ट में फुलफिल हो रही है, उनका रिजल्ट क्या है, उनके फॉर्मुलेशन क्या आ रही है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अपना कौन सा रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस के मॉडल्स जो है आर द एलिमेंट्स ऑल ऑफ देम ऑल एलिमेंट्स ऑफ BI एंड PM। अब ये क्या चीजें हैं, इनको पढ़ते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल डायरेक्टरी, मॉडल एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। मॉडल बेस में क्या होता है, वो चीज जो टोटल contain routine, standard and special statistical, financial, managerial and other models that provide the analysis capabilities in the DSS, the ability to invoke, run, change, combine and inspect models. The model in the model base can be divided into 4 main blocks: strategic, static, ऑपरेशनल एंड बेसिक, मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सब रूटीन। अच्छा, मॉडल बेस के अंदर हम लोग टोटली यही कहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ होता है हम उसको देखते हुए रन करवाते हैं, आगे फर्दर फैसिलिटीज को देखते हैं, फर्दर चीजों को देखते हैं। इसके 4 मेन ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, प्रैक्टिकल देखना है क्या चीज को देख रहा है, उसका ऑपरेशनल लेवल देखना है, फिर बेसिक देखना है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनको देखते हैं हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेन्स टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कितनी टूल्स को देखेंगे, मॉडलिंग कमांड्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, अपडेट डेटाबेस, इंटरफेस, मॉडलिंग, लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस को हम देखते हुए वर्क करवाते हैं, इसमें मॉडल की लैंग्वेज आ जाती है, क्या किस लैंग्वेज को देखते हुए मॉडल बनाया गया। स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स दिए उनको किस तरह से पॉसिबली कंस्ट्रक्ट करवाया मॉडल के लिए। न्यूरल लैंग्वेज को इसने कहा है। डायरेक्टरी क्या होती है, कंट्रोल करते हैं तमाम मॉडल्स को, सिस्टम है जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में आता है इंटीग्रेशन एंड कमांड्स को देखा जाता है। रूल्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट, डायलॉग मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इन सबको देखते हुए आगे फर्दर वर्किंग करवाई जाती है। सीनियर मैनेजमेंट EIS एंड ESS। अब क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज EIS एंड ESS। ये 2 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। हम सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स प्रोवाइड सीनियर मैनेजर्स विद अ सिस्टम टू असिस्ट देम इन टेकिंग
स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल। स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिक के साथ लिया जाता है या फिर टेक्निकल डिसीजन लिए जाते हैं। द पर्पस टू एनालिसिस कंपेयर एंड हाईलाइट ट्रेंड्स टू हेल्प कनेक्ट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ कंपनी के, आपकी कंपनी के साथ क्या उनके डिसीजन चलें, किस तरह से आप लोग लेते हुए वर्क करें। दीज आर कॉमनली इंटीग्रेटेड विद ऑपरेशनल सिस्टम गिविंग मैनेजर टू फैसिलिटी टू ड्रिल डाउन टू फाइंड आउट द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया जिसके ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको ड्रिल डाउन करना है, उसके प्रॉब्लम के अंदर जाना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसी कंडीशन आई है जिसको देखते हुए आपको उसके अंदर जाना पड़ा, उस चीज को सर्च आउट करना पड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए आपको वर्किंग को देखना पड़ा। तो आपने उस चीज के अंदर जाना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जितना डीपली आप उस चीज को सोच सकते हैं आप सोचें और फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं दो कैटेगरीज आती हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स of top executive, rapid access to timely information and direct access to management reports, very user friendly, supported by graphics and provides expectations reporting and drill down capabilities, breakdown data for details, daily reports, corporate rates can be drilled down to find the daily sales in a region or by product or by salesperson। एग्जेक्टिव में क्या आता है, पहली कैटेगरी में ये कंप्यूटर बेस्ड टोटली सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टॉप एग्जेक्टिव में देखे देते हैं। या आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, तो स्लो टू स्लो होते हैं आगे से तेजी। यूजर फ्रेंडली है जो कि ग्राफिक्स को प्रोवाइड करता है, अपनी रेपुटेशन को देखता है, इनको ड्रिल डाउन करता है, अपने डाटा को डिटेल्स में लेके जाता है, उनकी कॉपरेट करता है, फिर उसके बाद फाइंड करता है उन डिटेल्स को, फिर आपके प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर रहता है हम लोग चीजों को आगे लेके जाते हैं। कंप्रेसिव सपोर्ट सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड EIS टू इंक्लूड कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस इश्यूज रिजॉल्विंग। जब हम कैसे आगे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे लेके जाते हैं। एंड देयर वर समवेयर बिटवीन अ फाइनल यूजर एंड अदर पार्ट ऑफ DSS additional tools for better decision making process, intelligence access to model based। तो जितना हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इस चीज को कैसे एक्सेस करता है, कितना हमारा फाइनल यूजर को देखेगा, अदर पार्ट आपका जो भी होगा वो कैसे इस चीज को एक्सेस करेगा। ये था एग्जेक्टिव में। वो हमारे एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम में, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे वर्क कर रहा है, चीज को आगे से आगे कैसे मूव करवाते हुए लेकर जाता है। इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM भी बोलते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली हम कस्टमर के साथ इतना रिलेशन रख क्या रहे हैं, उसको मैनेज क्या कर रहे हैं। एक अपना बिजनेस चलाते हुए हमने यही कॉमर्स के रिलेटेड आगे चीजें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है नोइंग द कस्टमर। हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर क्या है, किस तरह हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, या कस्टमर है क्या चीज, किस चीज का नाम है कस्टमर। इन लार्ज बिजनेस टू मैनी कस्टमर्स एंड टू मैनी वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द फर्म। अच्छा, वो कहते हैं कि एक जो आप लार्ज बिजनेसेस जब चलाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर को डील करने का ना, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, राब्ता करने का एक फर्म का डिफरेंट वेज होता है। यानी कि कस्टमर को जो चीज चाहिए होगी वो उसी हवाले से आपसे राब्ता करेगा, उसके हवाले से वर्किंग करते हुए आगे आपकी यही टर्म्स को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसका स्टैंड फॉर भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैप्चर एंड इंटीग्रेट कस्टमर डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। कैप्चर करेगा और आपके डाटा के साथ इंटीग्रेशन करते हुए कस्टमर के साथ आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा काम कैसे चल रहा है। कंसोलिडेट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा कस्टमर डाटा को, आपका डाटा कैसे कंसोल कर रहा है, डाटा को कैसे आप लोग देख रहे हो, फिर अपने डाटा को कैसे एनालिसिस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस इंटरप्राइज, प्रोवाइड सिंगल इंटरप्राइज व्यू ऑफ कस्टमर। के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को, उनके सिस्टम्स को देखते हैं, फिर उनके बाद उनके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उनके बाद क्रॉस करते हुए इंटरप्राइजेस को लेके जाते हैं। अब आप सिंगल इंटरप्राइजेस में क्या चीजों को वर्क कर रहे हैं, उनके मुताबिक कस्टमर्स के व्यूज को क्या देख रहे हैं, वर्किंग किस तरह से देखते हुए आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब एक डायग्राम जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और ये CRM की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड चीज बताई गई है जो मेन चीज है कस्टमर, और उसके ऊपर तीनों चीजों का इफेक्ट होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 1 मार्केटिंग से एंड सर्विसेज। सेल्स क्या होंगी? सेल्स आपको बताएंगे आपका लेवल कैसे चल रहा है, किसी पहले से आपकी
सर्विसेज दी हैं में टेलीफोन से कि आपने टेलीफोन के थ्रू किस तरह से सेल्स की, इसके थ्रू कैसे सेल्स किए, वेब सेल्स, रिटेल, स्टोर्स के थ्रू कैसे सेल्स को दिया गया है, फील्ड सेल्स, अपनी फील्ड्स के थ्रू सेल्स को कैसे आगे बढ़ाया है, अपना एरिया कैसे बताया, है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में हम कंपेन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपेन कैसे करा, उसका कॉन्टेक्ट क्या था, आपने एनालिसिस लेवल क्या चीज़ें थी, डाटा एनालिसिस की सर्विसेज में आते हैं कॉल सेंटर डाटा। हमने कॉल सेंटर से अपने जो जितना भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने सर्विसेज को खरीदते वक्त तो हमें कॉल सेंटर से हम रब्ता करके सर्विसेज की ले सकते हैं। फिर वेबसाइट सेल्फ सर्विसेज डाटा के हमने एक वेबसाइट से सेल्फ सर्विसेज लेते हुए कैसे डाटा को एक्सचेंज किया। फिर वायरलेस डाटा के वायरलेसली हम इस डाटा को कैसे एक्सचेंज करें, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं, सीआरएम सिस्टम एग्जामिन कस्टमर्स फ्रॉम मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव, मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव से देखते हुए हम सिस्टम को कैसे वर्क कराते हैं। द सिस्टम यूज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को देखते हुए कैसे हम अपनी कस्टमर की सर्विसेज, उनकी सेल्स को, उनकी मार्केटिंग को प्लेसेस करते हैं अपने सीआरएम में, और जो कि डाटा को आगे से आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित करता है, कस्टमर्स का रिलेशन बनाता है किस तरह से कस्टमर्स में। अब हम जब इस पे आते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कुछ पैकेजेस हमें मिलते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पहले तो हमें मिलेगा सीआरएम सॉफ्टवेयर पैकेज, और पैकेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग। अब आते हैं इसके अंदर सीआरएम पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पैकेज। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव के मतलब बहुत सी अमाउंट चीजें मिलेंगी हमें, तो 3 मॉड्यूल पे जाता है, वो 2 पे जाता है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 एम्प्लॉय पे पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 2 चीजों पे वर्क करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑन कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड सेल्स कोएट हमारे पास करती हैं जनरेशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्स फॉर ऑटोमेशन में हम देखेंगे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, हमने क्या चीज़ें सेल आउट की हैं, किस तरह से हमने अपनी जनरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया है, उसके अंदर अपना रिलेशन कैसे बनाया है, उन चीज़ों को देखते हुए हमने चीज़ों को कैसे इंक्रीज किया है, काम को कैसे लेकर चले हैं। कस्टमर सर्विसेज, अब कस्टमर की हम सर्विसेज देंगे, उसके अंदर चीज़ों को देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल हमें टेलीफोन की कंपनी है पीटीसीएल, इसमें हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है। अब इंटरनेट बीच में डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, अगर वो पीछे से सेट कर सकते हैं तो पीछे से कर देंगे, नहीं तो वो बाकायदा हमारे जो होम होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे आके अपना नुमाइंदा भेजेंगे और उसी के जरिए वो चीज़ों को सेट करवाएंगे। साइनिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज, वो कहते हैं कस्टमर जो भी आपका मैनेज करता है ना, जितनी भी चीजें उनको सेंड करता है, आपकी बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज को भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट को देखता है, कामों को चलाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आगे लेकर जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे, जिसका लास्ट पॉइंट है कैप्चरिंग करता है प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर्स डाटा, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, डेट मार्केटिंग, मेलिंग और ईमेल डिटेल्स। देखिए इसमें कितनी चीजें बता दी। नंबर 1 कैप्चर प्रोस्पेक्ट, नंबर 2 कस्टमर्स डाटा शेड्यूलिंग, नंबर 3 ट्रैकिंग डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल्स या मेलिंग या ईमेल एक ही चीज होती है। तो कहता है पहले आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, उनको कैप्चर करेगा कि आप किसके ऊपर काम करें, फिर कस्टमर्स का डाटा देखेगा, फिर उनके डाटा के मुताबिक शेड्यूल बनाएगा, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसी डेडलाइन के अंदर रहते हुए वर्क करना है, उसको देखना, फिर उसको ट्रैक करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उनको कैसे ईमेल करना है, कैसे डाटा को आगे लेके जाना है, मेल कैसे करना है, इस सब चीजों को देखते हुए वो आपके सिस्टम को वर्क करवाता है। इसके अंदर ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो 2 में करते हैं, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज। उससे फर्दर आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।